क्या कह रहे हैं? सातवां सूत्र 6 तक हो गया था अपना। तेष्वेक त्रिसप्तदश सप्तदश द्वाविंशति त्रायस्त्रिंशत् सागरोपम। देखिए, जम्बूद्वीप लवणोदादय शुभनामानो द्वीप समुद्राः। संधि देखते हैं। जम्बूद्वीप लवणोद आदय अर्थात आदि, शुभ नामानो शुभ नाम के द्वीप समुद्र है। ठीक है, क्या कहा? बस दो के नाम दे, जम्बू द्वीप और लवणोद। लवणोद मतलब ओद मतलब उदधि। तो ये दो द्वीप और समुद्र की चर्चा कर दी और आदि कहकर अब असंख्यात द्वीप समुद्र इसी में आ गए। समझ में आया? तो अब मध्यलोक की चर्चा प्रारंभ हो रही है। मध्यलोक का अगर व्यास, अगर घनफल देखना है तो घनफल क्या देखेंगे? हमने चर्चा की थी, 1 राजू बाय 1,40,000 योजन। समझ में आया? हाइट में 1,40,000 योजन। ठीक है, 1 राजू बाय 1 राजू लेना है, 1 राजू बाय 7 राजू नहीं लेना। वैसे जो पृथ्वी है वो तो 1 राजू बाय 7 राजू फैली है, लेकिन मध्यलोक की जब चर्चा करनी है तो हम 1 राजू बाय 1 राजू, कोई त्रस नाली के अंदर की बात होगी, 1 राजू बाय 1 राजू बाय 1,40,000 योजन। ठीक है, हाँ जी। यहाँ पर असंख्यात द्वीप समुद्र है। सबसे बीचों बीच जम्बूद्वीप है। जम्बूद्वीप को वर्तुलाकार घेरता हुआ लवण समुद्र, लवण समुद्र को वर्तुलाकार घेरता हुआ धातकी खंड, धातकी खंड को वलयाकार घेरता हुआ कालोदधी समुद्र, कालोदधी को घेरता हुआ पुष्करवर द्वीप, पुष्करवर द्वीप को घेरता हुआ पुष्करोद। ठीक है, तो इस प्रकार द्वीप समुद्र ऐसा घेरते जा रहे हैं। तो अगर आपको नाम चाहिए तो पहले 10 एक नाम तो अपन गिना सकते हैं। 16 मतलब 8 द्वीप और 8 समुद्र। पहला है जम्बूद्वीप, उसको घेरता हुआ लवण समुद्र। धातकी खंड, उसको घेरता हुआ कालोदधी। तीसरा पुष्करवर द्वीप, उसको घेरता हुआ पुष्करोद मतलब समुद्र की बात है। चौथा है वारुणीवर द्वीप और उसको घेरता हुआ वारुणोद। पांचवा क्षीरवर द्वीप, उसको घेरता हुआ क्षीरोद। क्षीर मतलब होता है दूध। फिर छठवा घृतवर द्वीप, घृत मतलब घी, उसको घेरता हुआ घृतोद। इक्षुवर द्वीप, उसको घेरता हुआ इक्षोद। फिर 8वां है नंदीश्वर द्वीप, उसको घेरता हुआ नंदीश्वरोद। ठीक है, 13वां द्वीप है रुचकवर द्वीप और 11वां है ईश्वाकार द्वीप है 11वां। 13वां है रुचकवर और अंतिम द्वीप है स्वयंभुरमन द्वीप और उसको घेरता हुआ स्वयंभुरमन समुद्र। इस प्रकार वलयाकार बढ़ते बढ़ते ये 1 राजू का पूरा फैलाव है। स्वयंभुरमन समुद्र ये आधे राजू प्रमाण है और मतलब आधा राजू मतलब क्या लेंगे? दोनों साइड्स मिलकर आधा राजू।
मतलब जो वलय है, तो जो थिकनेस है, दोनों की मिलकर आधा राजू है। बचा हुआ 1/4 राजू वो स्वयंभू रमन द्वीप ने घेरा है। तो स्वयंभू रमन द्वीप भी 1/4 मतलब 3/4 राजू स्वयंभू रमन समुद्र, स्वयंभू रमन द्वीप, इन्होंने घेर दिया है। ऐसा होते हुए भी असंख्यात द्वीप समुद्र है। ठीक है, हम वो भी देखेंगे कि असंख्यात का माप क्या है, वो भी हमको देखना है। तो इंटरेस्टिंग चर्चा होगी। तो पहली बात तो ये हो गई। दूसरा प्रश्न, ये द्वीप समुद्र के इस प्रकार नाम जो रखे गए हैं, तो उसका प्रयोजन क्या? तो आचार्य देव कहते हैं कि देखो, ये वारुणिवर समुद्र है ना, वारुणिवर मतलब क्या? चौथे द्वीप को घेरता हुआ जो समुद्र है, वारुणिवर। ठीक है, वारुणी मतलब शराब। ठीक है, तो यहाँ इस वारुणिवर समुद्र में वहां के समुद्र के जल की टेस्ट शराब के समान है। ठीक है, फिर शिरोध को घेरता हुआ शिरोदधी समुद्र में का स्वाद क्या है? दूध के समान। घृतोद का स्वाद है घी के समान। लवणोद का स्वाद है लवण के समान। ठीक है, तो ये नाम के अनुसार, इनके स्वाद के अनुसार इनके नाम योग्य है। अब आगे देखिए, कालोदधी, पुष्करोद और स्वयंभू रमन समुद्र, 3 समुद्र है। कालोदधी कहाँ है? कालोदधी है धातकी खंड को घेरता हुआ, मतलब दूसरा जो घातकी खंड है उसको घेरता हुआ कालोदधी समुद्र है। तो कालोदधी समुद्र, पुष्करोद मतलब पुष्करवत द्वीप को घेरता हुआ पुष्करोद, ठीक है, 2, और स्वयंभू रमन समुद्र 3। इन 3 समुद्रों के जल का स्वाद हमारे यहाँ के जल के जैसा है। ठीक है, और अब बीच में जितने भी बचे हैं, बीच में बचे हुए सभी समुद्र के जल का स्वाद इक्षुरस के समान है। इक्षुरस मतलब गन्ने का रस। ठीक है, तो ये एक बात हो गई, मतलब ये नाम का भी प्रयोजन और यहाँ पर जल का क्या टेस्ट है ये भी हमको समझ में आ गई। फिर से दोहराता हूं, पहला जो ये लवण समुद्र, शिरोज समुद्र, वारुणिवर समुद्र और घृतोज समुद्र, इनके यथा योग्य शराब, घी, दूध और लवण जैसा स्वाद है। ठीक है, कालोदधी, पुष्करार्थ और स्वयंभू रमन समुद्र के जल का स्वाद अपने यहाँ के समान है। ठीक है, दूसरी बात हो गई। तीसरी बात, बचे हुए अब जितने भी समुद्र है, कितने होंगे? असंख्यात। तो असंख्यात समुद्रों के जल का स्वाद इक्षुरस के समान है। ठीक है, बस मतलब मीठा होगा, गन्ने के रस जैसा। अब देखिए, रुचकवर द्वीप, नंदीश्वर द्वीप में अकृत्रिम चैत्यालय है। रुचकवर द्वीप में, नंदीश्वर द्वीप में, यहाँ पर क्या है? अकृत्रिम चैत्यालय। अकृत्रिम चैत्यालय मतलब किसी ने बनाया नहीं, स्वयं से है। ठीक है, हाँ जी। अब एक प्रश्न और, जलचर जीव कौन से समुद्रों में रहते हैं? जलचर जीव कौन से समुद्रों में रहते हैं? तो कह रहे हैं कि ये घृतवर, इक्षुरस वाला
यहाँ पर जलचर जीव नहीं रह सकते, या लवणोद, ठीक है, एक मिनट, लवणोद में होगा, हाँ लवण समुद्र में है। तो कह रहे 3 समुद्रों में है, लवण समुद्र, कालोदधि समुद्र और स्वयंभू रमन समुद्र। कौन से? लवण समुद्र, कालोदधि समुद्र और स्वयंभू रमन समुद्र। बाकी किसी भी समुद्र में जीव नहीं है, मतलब जलचर जीव नहीं है। देखो जल कायिक हो सकते हैं लेकिन जलचर नहीं होंगे। समझ में आ रहा है फर्क? जलचर मतलब जो जल में जल के आधार से गमन करे, मछलियां आदि। तो कह रहे अन्य किसी भी समुद्र में नहीं है। प्रश्न है किसी को? नहीं है, हाँ। तो देखिए क्या है, तो अभी समझाते हैं। लवण समुद्र में कह रहे हैं कि लवण समुद्र में जो नदियों का मुख खुलता है, मतलब एक आध नदी समुद्र में प्रवेश करने को है, तो नदी के मुख के जगह कहो या समुद्र जहां से स्टार्ट होता है वहां पर कहो, वहां पर एक मछली है जिसकी अवगाना है 9 योजन बाय 4.5 योजन बाय 2.25 योजन। फिर से बोलता हूं, कहां पर? नदी के मुख में 9 योजन बाय 4.5 योजन बाय 2.25 योजन की मछली है। इतनी बड़ी मछली वो मुख में है। ओके, एक मतलब ये जीव इससे बड़ी भी हो सकती, मतलब इससे छोटी तो मछलियां है ही, लेकिन सबसे बड़ी मुख के जगह, मुख जहां पर है नदियों का मुख, वहां पर ये इतनी बड़ी मछली पाई जाती है। और समुद्र के बीचों बीच अर्थात लवण समुद्र के बीचों बीच जो मछली है उसका अवगाहना क्या है? 18 योजन बाय 9 योजन बाय 4.5 योजन, डबल हो गई। लवण समुद्र के बीचों बीच 18 योजन बाय 9 योजन बाय 4.5 योजन की मछली है। इतनी बड़ी मछली लवण समुद्र में पाई जाती है। अब कालोदधि में क्या है? कालोदधि में जो कोई नदी का प्रवेश पाया जाता है, ओके, तो वहां के जो नदी, मतलब कालोदधि कहाँ आ गया? धातकी खंड से जो नदियां कालोदधि में प्रवेश करती है, तो जो नदी का मतलब समुद्र में प्रवेश द्वार है, उस प्रवेश द्वार के उधर जो मछली पाई जाती है वो भी 18 योजन बाय 9 योजन बाय 4.5 योजन की है। ठीक है, मतलब जो लवण समुद्र के बीचों बीच है उसी अवगाहना की मछली यहाँ पर कालोदधि समुद्र के जहां पर नदी का मुख है वहां पर दिखाई देती है। और कालोदधि समुद्र के बीचों बीच क्या है? वहां की मछली की अवगाहना है 36 योजन बाय 18 योजन बाय 9 योजन। 36 योजन बाय 18 योजन बाय 9 योजन की मछली कालोदधि के बीच में है। अब स्वयंभू रमन समुद्र में तो ऐसी कोई नदी प्रवेश नहीं करती है, तो इसलिए वहां नदी मुख की बात नहीं कर सकते। वहां मात्र स्वयंभू रमन समुद्र के बीचों बीच राघव नामक महामत्स्य रहता है और उसकी अवगाहना 1000 बाय 500 बाय 250 योजन है। ठीक है, 1000 बाय 500 बाय 250 योजन। तो ये जलचर जो है, हाँ, ये समुद्र में कहे थे ना। हाँ हाँ, लवण समुद्र, कालोदधि समुद्र और स्वयंभू रमन समुद्र। ठीक है, लवण समुद्र पहला, मतलब जो अपने जम्बूद्वीप को घेरता हुआ, फिर कालोदधि जो धातकी खंड को घेरता हुआ, और स्वयंभू रमन समुद्र अंतिम वाला जो समुद्र है वहां की बात हो गई। ठीक है, ये 3 समुद्र में ही मात्र जलचर जीव पाए जाएंगे, अन्य समुद्रों में जलचर जीव नहीं। ठीक है, महेश जी, ये शॉर्ट कॉपी मिल रही है, वो थोड़ा दूसरा अध्याय कंटिन्यू नहीं है, अच्छा ठीक है। हाँ, जो
नहीं भेजा था अभी थोड़ा, हाँ, वो जो इतना नहीं था पता। आगे बढ़ते हैं। अभी पहला जो द्वीप है कौन सा है? भैया ये 1000 योजन का अगर उनका लेंथ है, इमेजिन करें तो कितना आएगा किलोमीटर? ये प्रमाण योजन का लेना है भैया, प्रमाण योजन, हाँ, नॉट सॉरी नॉर्मल, आई एम वेरी सॉरी, नॉर्मल योजन लेना है। एक योजन मतलब, हाँ, 4 कोश का एक योजन, और एक कोश इज इक्वल्स टू कुछ 13 किलोमीटर है, राइट? 13 किलोमीटर, तो एक कोश इज इक्वल 13, तो 13 चौक 52, 52 किलोमीटर का तो एक योजन हो गया, तो इंटू 1000 कीजिए तो 52,000 योजन का लंबाई हो गई, 52,000 योजन, तो 52,000 योजन, सॉरी किलोमीटर, तो मोटा मोटा अपना इंडिया 2,500 या 3,000 किलोमीटर है अपना हाइट लेंथ पूरा कन्याकुमारी से। हाँ, तो मोटा मोटा कितना अभी फैल सकता है आप लगा दीजिए अभी, ठीक है। एक अपना विश्व जो दिखाई दे रहा है अपने को उतना बड़ा तो अपने को ये ऐसा एक महामत से ही दिखाई देगा। देखते चलिए। हाँ जी, अब ये जम्बूद्वीप आदि ये जो द्वीप के नाम है ये सार्थक कैसे है, इसका भी एक प्रश्न है। तो क्या कह रहे हैं कि ये जम्बूद्वीप जो है ना, जम्बूद्वीप में सुमेरु पर्वत के पास में जम्बू वृक्ष है, और उसको लेकर ये जम्बूद्वीप शब्द या इसका नाम जम्बूद्वीप सार्थक है, ठीक है। और एक बात, जैसे हम कह रहे हैं कि असंख्यात द्वीप समुद्र है, तो असंख्यात द्वीप समुद्र है, तो बिल्कुल ये संभव है कि जम्बूद्वीप नाम का एक ही द्वीप नहीं है, ऐसे असंख्यात द्वीप जम्बूद्वीप नाम के, असंख्यात, हाँ, संख्यात की बात नहीं कर रहा हूं, असंख्यात द्वीप जम्बू द्वीप नाम से है। ओके, अपन जहां पर विद्यमान है, अपन रह रहे हैं, ऐसे जम्बूद्वीप की चर्चा कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं? वलयाकार 1,00,000 योजन प्रमाण ये जम्बूद्वीप है, जिसके बीचों बीच सुमेरु पर्वत और सुमेरु पर्वत के उत्तरी भाग में जम्बू वृक्ष है, और उन वृक्ष के ऊपर चैत्यालय है, और चैत्यालयों में 108 जिनबिंब है, 500 योजन प्रमाण, और 500 योजन के पद्मासन अवस्था में स्थित ये जिनबिंब वहां पर विराजमान है, ठीक है। हाँ, बोलिए। स्टेटमेंट के कि जब जम्बूद्वीप वाली बहुत है बोला ना। हाँ हाँ हाँ, बराबर। सेंटर ऑफ यूनिवर्स वो तो सिद्ध हो जाएगा। हाँ, तो फिर जम्बूद्वीप वाली कैसे बोलेंगे हम? जो सुमेरु पर्वत का सेंटर हम कैलकुलेट कर रहे हैं। हाँ, जम्बूद्वीप वाली मैं आपका प्रश्न नहीं समझ पा रहा हूँ वैसे भैया, फिर से बोलिए। नहीं, जम्बूद्वीप विश्व का सुमेरु पर्वत का जो तल है, सराउंडिंग है। सुमेरु पर्वत का जो तल है, वहां पर जो गोस्तन आकार के 8 प्रदेश है, वो पूरे विश्व का मध्य है, ऐसा अपन कह रहे हैं, सुमेरु पर्वत का के नीचे। हाँ, तो जम्बूद्वीप पहला द्वीप जम्बूद्वीप की लवन समुद्र नहीं, पहला द्वीप जम्बूद्वीप, और जम्बूद्वीप का मध्य सुमेरु पर्वत, और वो 8 मध्य प्रदेश ही है, तो क्या प्रॉब्लम है? वही बोल रहा, जब हम ये ऐसा बोल रहे कि जम्बूद्वीप अनेक है तो ऐसा कैसे सिद्ध होएगा? हाँ, तो यहाँ पर इस पर्टिकुलर जम्बूद्वीप की चर्चा चल रही है। हाँ, देखो, वो अनेक क्यों कह रहे हैं, इसका भी तर्क इतना ही है कि शब्द है संख्यात और समुद्र द्वीप है असंख्यात,
तो इस न्याय से वही नाम रिपीट होने की संभावना कितनी, तो असंख्यात बार रिपीट हो सकता है, इतनी सी बात है। ओके, अब जो आप कह रहे हैं ना कि कौन सा जम्बूद्वीप लेना, तो यहाँ पर इस जम्बूद्वीप की चर्चा है, ठीक है, वह अन्य जम्बूद्वीप की चर्चा नहीं समझ। सुमेरु पर्वत के सेंटर से जब कैलकुलेट होएगा तो एक ही जम्बूद्वीप बनेगा ना। नहीं ना, ऐसा नहीं कह रहे ना, जम्बूद्वीप नाम के अनेक द्वीप रह सकते हैं, लेकिन हर एक द्वीप के ऊपर सुमेरु पर्वत नहीं है। आप समझ रहे हैं इस बात को? तो जम्बूद्वीप पर, जिस जम्बूद्वीप पर सुमेरु पर्वत है वो मध्य लोक, वो इस विश्व का मध्य है, ठीक है, इतनी बात है। हाँ जी, तो आगे बढ़ते हैं। भैया फिर बाकी के जो जम्बूद्वीप है वहाँ मनुष्य मतलब त्रसजीव रहते नहीं? देखो वहां पर देखिए, एक बात तो पक्की है कि ढाई द्वीप में ही मनुष्य पाए जाते, और ढाई द्वीप में जो मानुषोत्तर पर्वत है उसके आगे मनुष्य जा ही नहीं सकता, एक बात। दूसरी बात, नंदीश्वर द्वीप, रुचकवर द्वीप, वहां पर देव जा सकते हैं, राइट। और आगे बढ़कर हम देखेंगे कि जितने भी असंख्यात द्वीप समुद्र है वहां पर किनका वास्तव्य है या किनके महल है क्या, तो कह रहे हाँ, व्यंतरों के, भवनवासियों के महल है, व्यंतर देव, भवनवासी देव भी वहां पर भी रहते हैं, ठीक है। तो ये भी बात हमको आगे चलकर ख्याल में आ ही जाएगी। तो वहां पर त्रसजीव को देखना है तो वहां पर ये जो भवनवासी और व्यंतर है इनके महल वहां पर पाए जाते, एक बात। दूसरी बात, जितने द्वीप है वहां पर मतलब ढाई द्वीप के बाहर और स्वयंभू रमन समुद्र के अंदर जितने द्वीप है वहां पर क्या है, वहां पर कर्म भूमि है। कौन सी? जघन्य भोग, भोग भूमि, नॉट कर्म भूमि, भोग भूमि, जघन्य भोग भूमि है। और वहां पर तिर्यंच पाए जाते हैं, मतलब संगी पंचेंद्रिय तिर्यंच वहां पर पाए जाएंगे, ठीक है। और उनकी आयु भी यथा योग्य जघन्य भोग भूमि की जो चलती है उतनी आयु उन तिर्यंचों की रहेगी, ठीक है। तो ये तिर्यंच, ये भी तो त्रसजीव है, ये भी वहां पर पाए जाएंगे, हाँ, लेकिन वे संगी पंचेंद्रिय है। अब रही बात विकलत्रय, विकलत्रय नहीं पाए जाएंगे। विकलत्रय ढाई द्वीप के अलावा कहीं भी नहीं पाए जाएंगे, ओके, ढाई द्वीप में ही विकलत्रय पाए जाएंगे, ठीक है। चलिए, भैया जो जो ये जम्बूद्वीप है सेंटर है उसके बाजू में लवन समुद्र है तो ये एक ही है। हाँ बराबर, एक ही है। लेकिन जो आप जो बात कर रहे हैं अनेक है, हाँ, छोटे मोटे हो सकते हैं, बाकी इधर तो अच्छा 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 अच्छा, हाँ बड़े हैं ना, बड़े जम्बूद्वीप है, बड़े भी हो सकते हैं, हाँ लेकिन एक पर्टिकुलर जो जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है हाँ, वो नाम ये हमारे से ये एक ही है, ये यहाँ का इम्पोर्टेंट, राइट। हाँ यही हमको हम यही करते हैं। हाँ, यही कंसिडर करना। और बाकी के, मैं तो बाकी की चर्चा वैसे देखा जाए तो ठीक है, जानकारी के लिए ये रखनी तो चाहिए, लेकिन वहां पर क्या है, तो वहां पर बस भोग भूमि चलती है, इतना सा समझना चाहिए, ठीक है। ये जैसे यहाँ पे नदियाँ वगैरह बह रही हो, गंगा सरस्वती वगैरह, हाँ, वहां पर नहीं बहेगी। क्यों नहीं बहेगी, अभी वो अपन समझेंगे। क्योंकि वहां पर एक तो मेरू नहीं है, दूसरी बात पर्वत आदि की व्यवस्था नहीं, मात्र द्वीप ही है, ठीक है। या फिर जलकुंड आदि ऐसी कोई व्यवस्था वहां पर नहीं होगी। जितनी व्यवस्था अपने ढाई द्वीप में है ऐसी व्यवस्था अन्य बाहर नहीं होगी, ठीक है। चलिए, क्या कह रहे हैं अपन, हाँ, तो जम्बूद्वीप के उत्तरी भाग में, मतलब जम्बूद्वीप के बीचों बीच सुमेरु पर्वत और सुमेरु पर्वत के उत्तरी भाग में जम्बू वृक्ष है। याद रखना, ये वृक्ष कह रहे हैं लेकिन ये पृथ्वी कायिक है,
एक बात, ठीक है, पृथ्वी कायिक है। तो यहाँ पर वनस्पति कायिक वृक्ष की बात नहीं है। अब सेम सुमेरु पर्वत के दक्षिण भाग में शालमली वृक्ष है, शालमली वृक्ष है, और वे भी पृथ्वी कायिक। ओके, ये भी एक इंपॉर्टेंट बात। शालमली वृक्ष पर भी चैत्यालय है, जम्बू वृक्ष पर भी चैत्यालय है, ठीक है। तो ये एक बात ख्याल में रखनी है। हाँ बोलिए ना। फिर उसको वृक्ष कैसे बोलते हैं? हाँ देखिए ऐसा ही बात है कि देखो सबसे बड़ा जो कमल है, कमल, ठीक है, तो उसका कितना अवगाहना बताइए, वो पृथ्वी का एक ही कहा गया है, और उसकी कुछ हजार योजन है, 1000 योजन का कमल बताया गया है। तो 1000 योजन का कमल, 1000 योजन बाय 1 योजन, ऐसा कुछ उसका ये है। तो कह रहे हैं कि 1000 योजन का कमल, ये इतना बड़ा वनस्पति का एक कैसे संभव है? तो कह रहे हैं नहीं, वो पृथ्वी का एक होता है। तो सेम वे ये भी पृथ्वी का एक ही है, ठीक है। वृक्ष कहने का प्रयोजन यह है कि वृक्ष के आकार का है, बस इसलिए उसको वृक्ष कह रहे हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और याद रखना ये अकृत्रिम है, मतलब यहाँ पत्ते झड़ते होंगे ऐसा कुछ नहीं, मतलब ये तो एकदम अकृत्रिम रचना है। वहां पर जिनबिंब है, आदि आदि सब अकृत्रिम है, मतलब आर्टिफिशियल नहीं है, वो तो अनादि से बना हुआ ऐसा ही व्यवस्था है। हाँ जी, तो ये एक बात हो गई। शालमली वृक्ष इसके दक्षिण भाग में है। अब देखिए धातकी खंड, वो भी है एक द्वीप। कौन सा है धातकी खंड? जम्बूद्वीप, जम्बूद्वीप को घेरता हुआ लवन समुद्र, लवन समुद्र को घेरता हुआ धातकी खंड। तो धातकी खंड ये नाम क्यों है? तो कह रहे धातकी खंड इसलिए क्योंकि वहां पर धातकी नाम के वृक्ष है। अब धातकी मतलब क्या? धातकी मतलब आंवला, ठीक है। तो आंवला, आंवले वाले वृक्ष है, मतलब फल वल ऐसे दिखाई दे सकते हैं, लेकिन वे सब पृथ्वी का एक है, ठीक है। तो ये एक बात रही। आगे इनके व्यास भी देख लेते। ढाई द्वीप का अपना व्यास कैसे हो रहा है? तो कह दिया कि नंदीश्वर द्वीप, नंदीश्वर द्वीप का 1,00,000 योजन का व्यास, ठीक है। नंदीश्वर द्वीप को घेरता हुआ क्या है? लवन समुद्र, लवन समुद्र नंदीश्वर द्वीप के, सॉरी नंदीश्वर कह रहा हूं मैं, आई एम वेरी सॉरी, जम्बूद्वीप, जम्बूद्वीप का 1,00,000 योजन का व्यास, 1,00,000 योजन को घेरता हुआ 2-2 लाख योजन का थिकनेस वाला लवन समुद्र। तो 2 लाख और 2 लाख कितना हो गया? 4, और बीच का जम्बूद्वीप 1,00,000, तो टोटल व्यास कितना हो गया? 5,00,000 योजन का लवन समुद्र का व्यास हो गया। लवन समुद्र के व्यास से दुगना व्यास किसका है? धातकी खंड का। तो धातकी खंड का यहाँ पर 4, यहाँ पर 4, कितना हो गया? 4 और 4 8, 8 + 5 कितने हो गए? 13। तो 13,00,000 योजन का व्यास कितना हो गया? धातकी खंड का हो गया। धातकी खंड को घेरता हुआ कालोदरी समुद्र, उसका व्यास कितना है? 4 का दुगना 8 लाख योजन दोनों साइड में, तो 8 और 8 16, 16 और 13 29,00,000 योजन का व्यास कितना किसका हो गया? कालोदरी का। पुष्करवर द्वीप का अब फिर से हिस्सा दुगना कीजिए, कितना किया था? 16 लाख, 16 लाख 16 लाख 32,00,000 योजन का पुष्करवर द्वीप हो जाएगा, ठीक है। लेकिन पुष्करवर द्वीप नहीं देखना है आपने को, ढाई द्वीप देखना है। तो पुष्करार्ध जो मानुषोत्तर पर्वत है, उसने क्या किया है? पुष्करवर द्वीप को आधे में डिवाइड कर दिया है। तो जो अंदर का भाग है वो ढाई द्वीप के अंदर आएगा, और पुष्करवर मानुषोत्तर पर्वत के बाहर का भाग
ये ढाई द्वीप के अंदर नहीं लिया जाएगा। तो वैसे पुष्करवर द्वीप का थिकनेस 32 लाख, राइट, 16 लाख था ना, उसका आधा लेना, 16 का आधा कितना, 8 लाख, तो 8 और 8 16 लाख और 29 लाख में ऐड कीजिए तो कितना हो गया ढाई द्वीप का व्यास, 45 लाख योजन। समझ में आ रहा है क्या? 45 लाख योजन ढाई द्वीप का व्यास। लेकिन पुष्करवर का व्यास पूरा देखना है तो और 16 ऐड कीजिए, ठीक है, तो कितना हो गया, 61 लाख योजन का व्यास पुष्करवर का होगा। और पुष्करोत का फिर से उसके समुद्र को दुगना कीजिए। ऐसा बढ़ाते बढ़ाते हमको कहां तक पहुंचना, नंदीश्वर द्वीप तक पहले पहुंचेंगे। नंदीश्वर द्वीप का व्यास कितना है एक दिशा में, तो 163 करोड़ 84 लाख योजन। कितना, 163 करोड़ 84 लाख योजन, है ना। 163 कोड़ी योजन महा लाख 84 एक दिशी मेला। तो वो 163 करोड़ 84 लाख योजन का एक साइड का थिकनेस, उस साइड का भी 163 करोड़ 84 लाख योजन का थिकनेस। समझ में आ रहा है क्या? यह ऐसा हमको समझना। आप चाहो तो अपन नंदीश्वर द्वीप का भी एक थोड़ा सा इन शॉर्ट देखने ही वाले हैं। जम्बू द्वीप का भी अपने को देखना ही है। हाँ, नंदीश्वर द्वीप का अपन थोड़ा सा ओवरव्यू भी देख लेते हैं। उसके पहले ना एक बात आप सबसे शेयर करनी है। आप सबके साथ पास कौन सी कॉपी, ये जैन भूगोल वाली कॉपी आप जरा ओपन कीजिए, उसके चित्र अपने को देखने हैं, है ना। देखो जैन भूगोल में चित्र क्रमांक 11 है क्या? ठीक है, जम्बूद्वीप 5 है। अच्छा देखो, नंदीश्वर द्वीप जाने से पहले ना आप सब है ना 3 लोग का नक्शा यहाँ का खोलिए। 3 लोग का नक्शा कितना है भैया? दूसरा तीसरा होगा मेरे ख्याल। हाँ, तीन नहीं, दो नंबर का खोलिए, 2 नंबर का। हाँ, वात वाले, करेक्ट। और तीसरा तो तिर्यक लोग है, तिर्यक लोग नहीं, आपने को वात वाले का देखना है। देखिए मैंने ना आपसे बात करी थी वात वलयों के थिकनेस की, राइट। तो देखो यहां पर थोड़ी सी अलग बात लिखी है। क्या लिखी है कि एकदम टॉप में देखो 5 योजन, 4 योजन, 3 योजन, ठीक है, 3 लोग के इसमें। और वो बढ़ते बढ़ते देखो जहां पर 5 राजू का मतलब अपने हाथ के कोपर जैसा भाग है, मतलब 3.5 राजू नीचे आ जाइए, तो 3.5 राजू नीचे आते हैं लगभग वहां पर 7 योजन, 5 योजन और खत्म हो गया, 4 और 3 हो गया, ठीक है, 5, 4 और 3। समझ में आ रहा है क्या? ये थोड़ा सा चेंज करना है। मैंने क्या बताया था, 5, 4, 3 सर्वत्र है, लेकिन ये थोड़ा सा यहाँ पर चेंज है। अब देखो और नीचे नहीं, रीजन कुछ नहीं, जो है सो बताया जा रहा है। मतलब इसमें रीजन तो कुछ नहीं है, बस वो जो लोक की व्यवस्था है उसमें अपन उसको समझ रहे हैं। देखो नीचे 7वीं पृथ्वी के नहीं, यहाँ पर कोई लॉजिक वैसा नहीं दे सकते।
जैसा वात वलय का थिकनेस आया है उतना सा बता रहे हैं। और देखो यहाँ पर 7वीं पृथ्वी के नीचे भी वहां नीचे तक वहां पर 7, 5 और 4 फिर से बढ़ते बढ़ते गया है। ओके, और फिर जो कलकला है, कलकला के सभी ओर से क्या है, चारों ओर से 20-20 हजार योजन के वात वलय है, मतलब वलय है। ठीक है, लेकिन 7वीं पृथ्वी के एंड तक 7, 5 और 4 योजन फिर से बढ़ गए हैं ये। तो इतना एक आपके नोटबुक में भी सुधार करना है तो कर सकते हैं, बाकी तो जो कहा है वो यथावत ही है। हाँ, अब आ जाइए नंदीश्वर द्वीप के चित्र पर। इसमें काफी चर्चा है अपने को करने योग्य। इन शॉर्ट सब देख लेते हैं थोड़ा थोड़ा। आ जाओ, देखिए हाँ जी, देखो नंदीश्वर द्वीप आप देख रहे होंगे, उसमें एक साइड से मतलब उसके पहले का 7वां समुद्र से एंड तक का जो थिकनेस है वो कितना है, 163 करोड़ 84 लाख योजन। ओके, सबसे पहले तो ये आप इमेजिन कर रहे होंगे, मतलब इस साइड में 163 करोड़ 84 लाख और उस साइड में 163 करोड़ 84 लाख, और बीच का जो कोई व्यास होगा वो तो अलग, मतलब पूरा जोड़ लगाना है तो कितना बड़ा है ये आपके ज्ञान में आ जाएगा। ठीक है, एक बात तो ये है। अब दूसरी बात कह रहे हैं कि बीच में मतलब 4 दिशाओं में 4 अंजन गिरी है। क्या है? गिरी मतलब पर्वत। 4 दिशाओं में उत्तर, पूर्व, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, दक्षिण, उत्तर, इन चारों दिशाओं में क्या है, एक एक अंजनगिरी है। ओके, इन अंजनगिरी को चारों दिशाओं में घेरते हुए क्या है, 4 बावड़िया है। ठीक है, 4 बावड़िया है और 1 लाख योजन गहरी ये बावड़िया है। 1 लाख योजन गहरी ये बावड़िया है। ठीक है, इन बावड़ियों में हजार योजन के क्या है, दधिमुख है। इन बावड़ियों में ही हजार योजन के दधिमुख है। ठीक है, समझ में आ रहा है क्या? पहले तो क्या कह रहे हैं, अंजनगिरी से एक चारों दिशाओं में, फिर एक अंजनगिरी को ले लीजिए, एक अंजनगिरी के चारों दिशाओं में क्या है, 4 बावड़िया, उसको वापिका कहते, वापिका। तो 4 वापिका 1 लाख योजन गहरी। ठीक है, 1 लाख योजन, और उसका आप अभी यहां पर उन्होंने स्क्वायर के फॉर्म में किया है, जैसा भी हो 1 लाख बाय 1 लाख बाय 1 लाख ऐसा आप समझ लीजिए। ठीक है, उसमें 1000 योजन का ऊपर आता हुआ क्या है, दधिमुख। दधिमुख मतलब क्या, एक पर्वत है, मतलब वापिका से बाहर ऐसा एक पर्वत बाहर आया है। ठीक है, उसको दधिमुख कह रहे। दधिमुख क्यों कह रहे हैं, क्योंकि वो सफेद वर्ण का है। अंजनगिरी क्यों कहा, क्योंकि वो काले वर्ण का है। ठीक है, अंजन काला रहता है ना, तो ये काले वर्ण का है। तो ये, और एक बात समझना, हम जो पहाड़ समझते हैं वो क्या है, ऐसे बेस होता है बड़ा और टॉप होता है छोटा, राइट? यहां पर वैसा नहीं समझना। जो बेस का थिकनेस है वही टॉप का थिकनेस, सिलिंड्रिकल होगा, सिलिंड्रिकल। ठीक है, मतलब अंजनगिरी सिलिंड्रिकल, दधिमुख सिलिंड्रिकल, ऐसा कोनिकल नहीं होंगे। एक बात ये और ध्यान रखना। ठीक है,
तो क्या हो गया अपनी चर्चा? अंजनगिरी, अंजनगिरी को चारों दिशाओं में 4 वापिकाएं और 4 वापिकाओं के बीच में एक एक दधिमुख, मतलब अंजनगिरी के चारों साइड में 4-4 दधिमुख, मतलब दधिमुख कितने होंगे? टोटल दधिमुख कितने होंगे? 4 4 4 4 16। वापिकाएं कितनी होगी? 4 4 4 4 16। समझ में आया? अंजनगिरी कितने होंगे? 4। समझ में आ रहा है? काउंट भी अपन करते जा रहे हैं आगे। अब एक एक दधिमुख के 2 साइड में, ओके, 2 साइड में क्या है? रतिकर पर्वत है, रतिकर। देखो 2 कथन आते हैं कि दधिमुख के चारों कोनों में 4 रतिकर है, लेकिन जिस रतिकर पर जिनबिंब है या चैत्यालय है उनकी चर्चा अपेक्षित है। तो इस न्याय से 2 ही रतिकर की चर्चा होगी, क्योंकि उसके ऊपर जिनबिंब या चैत्यालय है। ओके, फिर से तो दधिमुख के 2 दिशाओं में, वैसे 4 दिशाओं में है रतिकर, अपन 2 दिशाओं में कह रहे हैं। ओके, तो अब टोटल रतिकर कितने होंगे? एक अंजनगिरी संबंधी 1 2 3 4 5 6 7 8, राइट? 8 हो गए रतिकर जहां पर चैत्यालय है। दधिमुख 4 जिनमें चैत्यालय है, 8 और 4 12। अंजनगिरी 1, अंजनगिरी पर भी चैत्यालय है, 13। तो एक क्लस्टर 13 का, ऐसे 4 क्लस्टर है, तो 13 चौक 52, 52 जिनालय। नंदीश्वर द्वीप पर 52 जिनालय होते हैं। ठीक है, एक बात ये, मतलब अपन ने 52 जिनालय फाइंड किए। अब एक एक जिनालय में 108 क्या है? जिनबिंब है, पद्मासन में बैठे हुए। ठीक है, 500 धनुष की अवगाहना वाले ये वहां पर जिनबिंब विराजमान है। तो ये और एक बात समझ लेना। समझ में आ गई? तो हाँ जी, आगे बढ़ते हैं। हाँ, रतिकर का भी व्यास आपको चाहिए, तो व्यास है 250 योजन का, और लंबाई और डीप लंबाई ये 1000 योजन का है। ठीक है, 1000 योजन, और व्यास है 250 योजन का। चलिए, हाँ जी, हाँ, आगे बढ़ते हैं। तो ये टोटल 52 जिनालय की चर्चा यहाँ पर नंदीश्वर द्वीप की अपनी हो गई। अत्यंत संक्षेप में है, वैसे इसका जितना विस्तार कर सकते हैं, लेकिन मूल समझना है। बाकी फिर 4 वापिका है, वापिका के चारों दिशाओं में आम्रवन है, ये सब उसका विस्तार है। लेकिन आम्रवन है, अशोक वन है, सप्तपर्ण वन है, और कौन सा है? चंपक वन है। तो ऐसे वन है, उनकी भी एरिया निश्चित है। ये सब अपने को विशेष वो जब पढ़ना है तो वो सब हो सकता है, लेकिन अभी इतनी चर्चा पर्याप्त है। 52 जिनालय संबंधी कैसे आए 52 जिनालय, ये हमको समझना जरूरी था। हाँ, बोलिए ना विशाल भैया, आपका प्रश्न है कुछ? प्रश्न है कोई? नहीं, चलिए। तो भैया, हाँ, बोलिए। ये जो रतिकर
हाँ तो 1000 हाइट है, 50 विड्थ लिखा है और डायमीटर 250। हाँ, मतलब अभी ये ऐसा लग रहा है कि ये 1000 बाय 250, मतलब एक रेक्टेंगुलर फॉर्म में है, ऐसा अपने को भासित हो रहा है। या फिर उसका जो बेस है वो 250 का दिखाई दे रहा है। अभी ये थोड़ा सा समझना पड़ेगा, क्योंकि देखिए ना, तो भाई 250 नीचे है नीचे का येलो कलर है वो 250। हाँ उसका मतलब फाउंडेशन 250 का दिखाई दे रहा है, 250 का है। 250 का दिखाई दे रहा है, ऐसा ही समझना पड़ेगा। ठीक है, न्यू है, न्यू न्यू, राइट। इस जैन भूगोल में इसका भी वर्णन है, अपन चाहे तो वहां पर भी देख सकते हैं। पेज नंबर होगा मेरे ख्याल से 190 के आसपास नंदीश्वर द्वीप का है, तो वहां मिल सकता है अपने को इसका भी विश्लेषण। ठीक है, ये इतना तो नंदीश्वर द्वीप की चर्चा अपनी हो गई। अब थोड़ी सी चर्चा अपन पंचमेरु संबंधी करते हैं। पंचमेरु संबंधी ये भी इंटरेस्टिंग है, यहाँ पर भी चैत्यालय कैसे आ रहे हैं ये अपन देखते हैं। देखो पंचमेरु, वैसे 2.5 द्वीप में 5 मेरु है। याद करने के लिए अपन अभी याद करते हैं। पहले देखिए, इमेजिन कीजिए ऐसा एक लाइन में है, राइट साइड, लेफ्ट साइड और बीचों बीच में क्या है? सुमेरु। सुमेरु को ही सुदर्शन मेरु कहते हैं। जो जम्बूद्वीप के ऊपर है उसको सुदर्शन मेरु कहते हैं। सुदर्शन मेरु के राइट साइड में धातकी खंड है, मतलब लवण समुद्र को घेरता हुआ धातकी खंड, तो उसको कहेंगे पूर्व धातकी खंड। क्या कहेंगे? पूर्व धातकी खंड। पूर्व धातकी खंड में जो मेरु है उस मेरु का नाम है विजय मेरु। क्या है? विजय मेरु। सुमेरु, विजय मेरु। ओके। पश्चिम धातकी खंड में जो मेरु है उसका नाम है अचल मेरु। तो सुमेरु राइट में विजय मेरु, लेफ्ट में अचल मेरु। धातकी खंड के खत्म। जम्बूद्वीप वाला तो सुमेरु है ही है। फिर पूर्व पुष्करार्ध में क्या है? मंदर मेरु। मंदर मेरु पूर्व पुष्करार्ध में। और पश्चिम में क्या है? पश्चिम में है विद्युन्माली। क्या है? विद्युन्माली नाम का मेरु पश्चिम पुष्करार्ध द्वीप में है। तो कैसा याद रखना है? सुमेरु, विजय, अचल, मंदर और विद्युन्माली। ठीक है, इसके इनिशियल से भी आप याद रख सकते हैं, जैसा रखना है वैसे रख सकते हैं, लेकिन क्रम मध्य ईस्ट वेस्ट ऐसा अपने को याद रखना है। चलिए, एक बात ये हो गई। दूसरी बात ये है कि ये जो है इनकी नींव सबकी 1000 योजन नीचे है। मतलब चित्रा पृथ्वी का जो थिकनेस है उतने थिकनेस का इसका क्या है? नींव है। इतने नीचे गड़े हैं, अर्थात वज्रा का ऊपर का भाग और चित्रा का बॉटम ऐसा लगा सकते हैं। 1000 योजन सभी नीचे है। ओके, एक बात। दूसरी बात यह है कि सुमेरु की पूरी हाइट जो है ना वो 1,40,000 योजन है सुमेरु की। ओके, 1,40,000 योजन का सुमेरु है। बाकी के 4 मेरु जो है वो 85,040 योजन के, 85,040 योजन के अन्य 4 मेरु है। अन्य 4 मतलब कौन से? विजय, अचल, मंदर, विद्युन्माल। ठीक है, तो वो कितने हैं? टोटल 85,040 के, उसमें से 1000 योजन नीचे गड़े हैं। ओके, अर्थात ऊपर कितना होगा? जैसे सुमेरु अब ऊपर कितना है?
चित्रा पृथ्वी के ऊपर 99,040, बाकी के 4 कितने होंगे? 84,040 योजन ऊपर। ओके, एक बात ये हो गई। अब हम सब जानते हैं कि पंचमेरु संबंधी 80 चैत्यालय है। ठीक है, कितने हैं? 80। इसका मतलब एक मेरु संबंधी कितने होंगे? 16। 5 से भाग दीजिए, 80 को बटे 5 कितना होगा? 16। तो एक मेरु संबंधी 16 चैत्यालय है। ओके, अब वो चैत्यालय कहां पर है, अब हम वो देखेंगे। तो कहते हैं कि मेरु के बॉटम में एक वन है। ठीक है, अपन अभी पहले सुमेरु की बात करेंगे। सभी वनों के नाम सेम है, मात्र हाइट सुमेरु की और 4 मेरुओं की अलग अलग होगी। ठीक है, अपन पहले सुमेरु की हाइट देखते हैं, वनों की हाइट कौन से हाइट पर है, और उसके बाद में अन्य मेरु के भी वनों के हाइट देख लेंगे। पहले तो सुमेरु जो चित्रा पृथ्वी है, चित्रा पृथ्वी के समतल जो वन है, उस वन का नाम है भद्रशाल वन। क्या है नाम? भद्रशाल वन। तो ये भद्रशाल वन, इस भद्रशाल वन पर 4 क्या है? 4 चैत्यालय है। ठीक है, अपन चैत्यालयों का बाद देखेंगे। पहले तो समतल मतलब चित्रा पृथ्वी के समतल घेरता हुआ जो सुमेरु को घेरता हुआ कौन सा वन है? भद्रशाल वन। भद्रशाल वन से ऊपर 500 योजन चालना है, 500 योजन। ठीक है, 500 योजन ऊपर आएंगे तो दूसरा वन आएगा नंदन वन। कौन सा है? भद्रशाल वन, नंदन वन। कितने ऊपर है? 500 योजन। देखो चित्र क्रमांक है 10 नंबर का चित्र है सुमेरु पर्वत के लिए। सबको ये जैन भूगोल का 10 नंबर का चित्र देखिए आप सब। क्या हो गया? भद्रशाल वन सबसे नीचे, भद्रशाल वन से 500 योजन ऊपर नंदन वन। अब नंदन वन से 62,500 योजन ऊपर, कितना? 62,500 योजन ऊपर। मतलब भद्रशाल वन से कितना ऊपर हो गया? 63,000 योजन ऊपर। क्या है? सोमनस वन, न है न, सोमनस वन। ठीक है, तो ये लेवल नंबर 3। पहला लेवल भद्रशाल वन, दूसरा लेवल नंदन वन, तीसरा लेवल सोमनस वन, और चौथा पांडुक वन। कितना ऊपर चलना है? 36,000 योजन ऊपर चलना। 63,000 प्लस 36,000 कितना होगा? 99,000 बराबर। और इसका फाउंडेशन कितना है? फाउंडेशन 1000 योजन का। 99,000 प्लस 1000 1,00,000। ठीक है, तो 1,00,000 योजन का ये मेरु पर्वत, सुमेरु पर्वत। अब देखिए जितने भी वन कहे हमने, कौन सा? भद्रशाल वन, नंदन वन 500 योजन पर, 62,500 योजन पर सोमनस वन, और पांडुक वन सोमनस वन से 36,000 योजन ऊपर। तो प्रत्येक वन में 4-4 चैत्यालय। तो टोटल कितने चैत्यालय हो गए? 4 लेवल्स है ना, तो 4 × 4, 4 दिशाओं में 4 चैत्यालय, तो टोटल 4 चौक 16। तो 16 चैत्यालय एक मेरु संबंधी। टोटल मेरु कितने हैं? 5। तो 5 मेरु संबंधी 16 × 5 80 चैत्यालय हो गए।
यहाँ पर भी एक चैत्यालय में 108 जिनबिंब। ओके, सभी 500 धनुष के पद्मासन आकार वहां पर जिनबिंब या प्रतिमाएं विराजमान। ठीक है, भैया हाँ बोलिए ना। फिर तो ये भद्रशाल वन की प्रतिमा 500 योजन की अगर हो गई हाँ तो वो ऊपर नंदनवन ही आ गया। अच्छा, अब यहाँ पर क्या करना फिर? ये जो हाइट है ना, क्षेत्र की हाइट हमेशा याद रखना, क्षेत्र की हाइट जो होती है ये प्रमाण योजन में लगाना, और जो प्रतिमा आदि की हाइट लेनी है उसको सामान्य योजन लेना। तो प्रमाण योजन मतलब 500 योजन इंटू, मतलब ये महायोजन लेना। महायोजन क्या होता है? 500 योजन इंटू 500 योजन, ऐसा लगाना। ठीक है, जैसे द्वीप समुद्र का भी योजन में लगाना है ना, ये प्रमाण योजन लगाना। हमने कल तनुवात वलय का भी योजन में देखा था ना, 1575 धनुष, ये महायोजन अर्थात प्रमाण योजन में लगाना, तो उसको इंटू 500 करना पड़ेगा, और ये प्रतिमा नॉर्मल योजन में लेनी है। ठीक है, अच्छा प्रश्न था, सबके समझ में आया क्या? प्रश्न ये था कि भद्रशाल वन से नंदनवन 500 योजन बड़ा ऊंचा, और यहाँ पर हम कह रहे हैं कि एक चैत्यालय में जो जिनबिंब है वो भी 500 योजन का है। तो फिर दोनों का आप कैसे करोगे? मतलब तो ये सामान्य योजन और एक प्रमाण योजन ऐसा लेना पड़ेगा। ठीक है, चलिए, तो ये क्या हो गया? सुमेरु पर्वत। आंख बंद करके, ये जो हाँ बोलिए। पर्वत कौन से द्वीप में होगा ना? कौन? बाकी के जो पर्वत है हाँ कौन से द्वीप में? हाँ बताता हूँ। देखो, सुमेरु पर्वत की हो गई क्या क्लियर बात? सुमेरु पर्वत की आंख बंद कर अभी एक बार रिवाइज कर लेते हैं अपन। पहला भद्रशाल वन, भद्रशाल वन से 500 योजन ऊपर नंदन वन, नंदन वन से 65,500 योजन ऊपर सोमनस वन, सोमनस वन से 36,000 योजन ऊपर पांडुप वन। नाम और डिस्टेंस ज्ञान में आ गया होना चाहिए। ओके, धारणा में बिठा दीजिए। अब ये क्या है? ये सुमेरु पर्वत, सुदर्शन मेरु पर्वत है जम्बू द्वीप के बीच में, राइट? हाँ, अपन ये पांडुक शिला की चर्चा अपन सबकी एक साथ करेंगे। अभी रोहित भैया का प्रश्न है कि अन्य 4 मेरु कौन से द्वीप में है? तो देखिए, धातकी खंड में 2 मेरु, एक पूर्व धातकी खंड, एक पश्चिम धातकी खंड। पूर्व और पश्चिम कहां से लाया? सुमेरु के पूर्व में कहेंगे उसको पूर्व धातकी खंड, सुमेरु के पश्चिम में कहेंगे उसको पश्चिम धातकी खंड करेंगे। ठीक है, इतना पहले देख लीजिए। दूसरे 2 मेरु कहां पर है? पूर्व पुष्करार्ध में और पश्चिम पुष्करार्ध में, मतलब एक सुमेरु के लेफ्ट साइड में और एक सुमेरु के राइट साइड में, पूर्व में और पश्चिम में, ऐसा लगाना है। तो इस न्याय से 2 मेरु सुमेरु के पूर्व में, 2 मेरु सुमेरु के पश्चिम में, पुष्करार्ध में 2 मेरु है और धातकी खंड में 2 मेरु है और जम्बूद्वीप में 1 मेरु है। तो इस प्रकार पंचमेरु की चर्चा यहां पर आती है। ओके, 2.5 द्वीप संबंधी पंचमेरु। 2.5 द्वीप क्यों कह रहे हैं? जैसे जम्बूद्वीप 1 हो गया, धातकी खंड 1 हो गया, ये 2 द्वीप हो गए। और पुष्करवर द्वीप है, पुष्करवर द्वीप का आधा करना, क्यों? मानुषोत्तर पर्वत ने आधे में डिवाइड किया है, तो मानुषोत्तर पर्वत के उस साइड में कुछ नहीं लेना, मानुषोत्तर पर्वत के अंदर के साइड में 2-2 1-1 मेरु लेना है। ठीक है, तो इसलिए 2.5 द्वीप क्यों? आधा द्वीप है वो, पुष्करार्ध, नाम ही पुष्करार्ध ले रहे, अर्ध, तो वो आधा। तो इस न्याय से ये 2.5 द्वीप हो गया। समझ में आ रहा है क्या? 2.5 द्वीप संबंधी प्रतिशत में कैसे लेते हैं? कौन? जब करते हैं ना वो देव लोग, हाँ तो करता हूँ
कौन ये सुमेरु कौन कह रहा है बाहर जा रहा है? देखो देखो देखो, आप बोले बाहर तो कुछ समझ में प्रॉब्लम होता नहीं 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 नहीं, देखो ये ढाई द्वीप का आपके पास में सॉफ्ट कॉपी किस में है? तत्वार सूत्र की तालिका वाली, वो खोलिए जरा। पेज नंबर कोई बता सकता है क्या? सॉफ्ट कॉपी का ढाई द्वीप का फोटो कौन खोल सकता है सबसे पहले? हाँ देखो, सॉफ्ट कॉपी का पेज नंबर 47, मेरे इधर 47 डालेंगे तो अपने को ये दिखाई देता है। सब ओपन कर रहे, एक हाथ जन भी ओपन कर सका तो अच्छी बात है, मुझे जस्ट हाई हाक बोल दीजिए। ओपन किया है, ओके। अभी देखो आप थोड़ा सा जूम भी कर दीजिए अगर आपके पास लैपटॉप होगा तो वहां पर आप देखोगे, देखो बराबर बीचों बीच सुमेरु दिखाई दे रहा है। येलो कलर में सुमेरु है, राइट? सुमेरु के मतलब उसको मतलब वो जम्बू द्वीप के अंदर सुमेरु है, राइट? देखो एक सीता नदी और एक सितोदा नदी वो एंटर कर रही है लवन समुद्र में, दोनों साइड में, ओके? दिखाई दे रही क्या? एक राइट में जा रही है, एक लेफ्ट में जा रही है, सीता नदी सितोदा नदी, लवन समुद्र, ओके? अब देखो लवन समुद्र को घेरता हुआ धातकी खंड है, कौन सा है? धातकी खंड। अब देखो धातकी खंड का देखो डायगोनली ही देखिए, सुमेरु के डायगोनली देखिए, वहां पर आपको एक विजय मेरु दिखाई देगा, विजय मेरु राइट साइड में, और लेफ्ट साइड में दिखाई देगा अचल मेरु, राइट? समझ में आ रहा है? ये धातकी खंड है, तो धातकी खंड के दो भाग कीजिए। दो भाग क्यों करने? क्योंकि राइट साइड में एक मेरु है और लेफ्ट साइड में एक मेरु है, तो एक मेरु संबंधी ये बात हो गई। अब धातकी खंड को घेरता हुआ क्या है? कालोदधी, ठीक है? कालोदधी को घेरता हुआ क्या है? पुष्करवर। अब पुष्करवर का देखो वहां पर पर्वत से वो घिरा हुआ है, ठीक है? पर्वत के अंदर के भाग को पुष्कर अर्ध कहते हैं, पुष्कर अर्ध, ठीक है? और देखिए आप सुमेरु के डायगोनल में आपको और दो मेरु दिखाई देंगे पुष्करवर में, एक पूर्व में और पश्चिम में। उसका नाम है, एक है मंदर मेरु और एक है विद्युन्माल मेरु, राइट? तो ये इस प्रकार 5 मेरु है। अब सुनील भैया आप मुझे बताइए, यू गॉट इट ना? ओके ओके, हाँ बोलिए रोहित भैया, क्या बोल रहे हैं आप? देखो ना लेफ्ट साइड में, देखो ना अचल के लेफ्ट साइड में विद्युन्माली है। हाँ थोड़ा सा आप उसको बड़ा करके देख सकते हैं, वो पुष्करवर द्वीप में है। पुष्करवर को आधा करता है, इसलिए पुष्कर अर्ध कह रहे हैं अपन। अरे ये डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है, अब बीच में आपको दिखाते हैं ऐसा एक लाइन, तो वो ये नहीं आता, पर्वत जैसा पर्वत दिखाया है यहाँ पर, एक्चुअली ऐसा थोड़ी उधर होगा। लेकिन उसके बाहर भी ये द्वीप होना चाहिए था, मतलब हाँ है ना, लेकिन ये पिक्चर, ये स्केच का है, ढाई द्वीप का है ना, तो ढाई द्वीप के बाहर की बात क्यों करेंगे? इसके बाहर भी से राइट, समझ में आ रहा है क्या? ठीक है, हाँ जी। तो ये क्या हो गया? ये ढाई द्वीप की रचना हमने देखी, उसमें पंचमेरु की बात हो गई। देखो अभी
इतना ही आपको एक अभी देना है, और फिर आज समय तो काफी हो गया है, बस एक पॉइंट देता हूं और खत्म कर देता हूं। ये 85,000 योजन है ना, बाकी 4 मेरू, तो 85,000 में 1,000 योजन तो नींव है, राइट। बची कितनी? 84,000 योजन। अब 84,000 योजन में पहला हाइट तो 500 योजन है, भद्रशाल वन से 500 योजन ऊपर नंदन वन, ओके, वो वैसे का वैसा सभी में 500 योजन ही है। नंदन वन से सोमनस वन, इसका हाइट कितना है, यहां पर फर्क आएगा। यहां पर 55,000 योजन है, 55,000, 55,000 योजन। सुमेरु में कितना था? 62,500 योजन, मतलब यहां 7,500 का डिफरेंस आ गया, ओके। आगे सॉरी 55,500, 55,500 नॉट 55,000, 55,500 योजन के ऊपर है, राइट। आगे सोमनस वन से पांडुप वन 28,000 योजन है, 28,000 योजन, ओके, 28,000 योजन ऊपर पांडुप वन। तो भद्रशाल वन से 500 योजन ऊपर नंदन वन, नंदन वन से सोमनस वन 55,500 योजन पर, और सोमनस वन से पांडुप वन 28,000 योजन पर। सबका जोड़ लगा दीजिए, कितना है? 500 प्लस 55,500, 56,000, 56,000 प्लस 28,000, 84,000 आ रहा है, 84,000। 84,000 योजन यहाँ पर अन्य मेरु की चित्रा पृथ्वी के ऊपर की हाइट दिखाई दे रही है, और चित्रा पृथ्वी में अंदर 1,000 योजन गड़े हुए। तो इस प्रकार 85,000 अन्य 4 मेरु की, सुदर्शन मेरु की 1,00,000 योजन, इतनी हाइट तो हमको मिल गई है। कल हम उसकी शिलाएं, मतलब इनके ऊपर चर्चा करेंगे, पांडुक शिला जो है उनके ऊपर चर्चा करेंगे। वो भी एक इंटरेस्टिंग प्रकरण है। वहां पर कौन से तीर्थंकर की वहां पर अभिषेक किस शिला पर होता है, ये भी फिक्स है। तो ये सब हमको कल समझ में आ जाएगा। आज संबंधी कुछ प्रश्न है तो रख सकते हैं, नहीं तो फिर जिनवानी स्तुति करेंगे। आज समय तो काफी हो गया है, 10 मिनट ऊपर गए अपने हैं। नहीं है, चलिए जिनवानी स्तुति। निज निधि निज में